देख लो और कुछ बच गया हो एक आध, सही है ना? करें स्टार्ट? चलो लाओ एक HCV मुझे दे दो। (26) A person sitting on the top of tall building is dropping balls at a regular time interval of 1 second. Find the position of the third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. हर सेकंड एक बॉल वो ड्रॉप करता है, यहां बैठा हुआ है वो, ऐसे करके, ठीक है ना? इसके पास बॉल्स रखी हुई है, ठीक है? अब क्या होता है, ये एक एक बॉल करके ड्रॉप कर रहा है। t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे इसने पहली बॉल ड्रॉप की होगी। मान लो पहली बॉल यहां पे है, ठीक है ना? तभी उसने दूसरी बॉल ड्रॉप कर दी होगी t इज इक्वल टू 1 पे। तो आप देखो, जब t इज इक्वल टू 1 पे दूसरी बॉल ड्रॉप की है तो t इज इक्वल टू 2 पे तीसरी बॉल ड्रॉप करेगा, और t इज इक्वल टू 5 पे ये 6 नंबर की बॉल ड्रॉप करेगा, ठीक है ना? तो t इज इक्वल टू 5 पे ये अपने हाथ में 6 नंबर की बॉल होगी, फिफ्थ ये होगी, फोर्थ ये होगी, थर्ड ये होगी, सेकंड ये होगी और फर्स्ट ये होगी। यही तो होना है। बस उसने ये पूछा है कि जिस वक्त ये 6 नंबर की बॉल को ड्रॉप करेगा उस वक्त कौन सी बॉल की पोजीशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की पोजीशन बताओ। फोर्थ बॉल को गिरे वो कितना टाइम हो गया होगा? 3 सेकेंड। देखो, इसको गिरे हुए 1 सेकेंड हो गया, इसको गिरे हुए 2 सेकेंड हो गया और इसको गिरे हुए 3 सेकेंड हो गया, ठीक है ना? 3 सेकेंड में ये बॉल कितना नीचे पर चली जाएगी? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो, ठीक है ना? तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है ना? 45। ऐसे ये इसका भी निकल जाएगा, ऐसे इसका निकल जाएगा, वही आंसर है इसमें, ठीक है ना? बस ये हिसाब किताब लगाना पड़ता है कि इसको गिरे हुए कितना टाइम हो गया, इसको गिरे हुए कितना टाइम हो गया। में 1 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये था 26। 28, 27 हो गया, 27 हो गया ना? 28 तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 28 में क्या है, 28 में इसने क्या किया हुआ है, पेड़ है इस तरीके का, यूं खड़ा हुआ है, उसकी ये डाल है, पेड़ के नीचे से रोड जा रही है ऐसे ऐसे। अब यहां पे ये पेड़ करके, ये पेड़ है, यहां पे एक बर्ड बैठी हुई है, ये ठीक, इसके पास क्या है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना? कोई दूसरी कंट्री की बात हो रही होगी, इंडियन बर्ड होती तो कुछ और ही गिराती, ठीक है ना? तो बर्ड के नीचे वाला पॉइंट एकदम ये है, तो यहां पे वो परेड करते हुए जा रहे हैं आर्मी वाले, ऐसे ऐसे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं परेड करते हुए एक एक करके। तो किसी टाइम पे इस बर्ड के एग्जैक्ट नीचे वाला तो ये है, जिस वक्त ये यहां से ऐसे ड्रॉप करती है तो वो पूछ रहा है कि कितना पीछे वाला बंदा इस स्ट्रॉबेरी को रिसीव करेगा। तो जितनी देर में ये स्ट्रॉबेरी यहां से यहां गिरेगी उतनी देर में ये वाला बंदा यहां पहुंच जाएगा। ये निकालना है बस। इससे सर वैसे भी कर सकते हो ना, जितनी देर में सर वो बेरी नीचे आएगी और जो जस्ट नीचे बंदा है वो जितना आगे चला जाएगा वो डिस्टेंस, हाँ वो भी वही है, बात एक ही तो है, ठीक है? क्योंकि तो कांस्टेंट स्पीड से इसको सॉल्व करना है क्या, यहां से यहां तक गिरने का टाइम √2h/g, उतने टाइम में इस स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, वो 9.8 और 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना? ये था 28। 28 के बाद कौन सा पूछा है आपने, 30, ठीक है ना? 30 देखो, 30 में इसने बोला बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 5 मीटर ऑन टू सैंडी फ्लोर। सैंडी फ्लोर का मतलब एक बॉल को यहां से यूं गिरा रहे हैं
अब वो रेत में थोड़ी सी धस के रुक गई है, रेत में अंदर जाके रुक जाएगी थोड़ी देर में। तो अब आप ये देखो, इसने बोला है कि 5 मीटर की हाइट से गिराया इसको, पेनिट्रेशन अप टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रिटार्डेशन। 10 सेंटीमीटर में जाके रुक जाती है, यानी कि 0.1 मीटर पे जाके रुक जाती है। यहां पे गिरते ही इसकी वेलोसिटी √2gh होगी, √2 इंटू 10 इंटू 5, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल ने घुसना शुरू किया है और 1.1 मीटर चलते ही वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो रिटार्डेशन पूछा, थर्ड इक्वेशन लगा दो, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 0.1, a की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर होगा। तो जो उसका v होगा सैंड के ऊपर से आ रही है, वो अगली इक्वेशन में u लेंगे। हाँ, यही तो u है। देखो जो इस जगह वेलोसिटी है, उसी से तो इसने सैंड में घुसना शुरू किया है। अब सैंड क्या इसको घुसने नहीं दे रहा, वो रोक रहा है इसको, फिर भी ये 10 सेंटीमीटर अंदर घुस के रुकी है, ठीक है ना। तो सैंड ने समझ लो इतना एक्सेलरेशन लगाया, निकल आएगा ना, तो आ ही रहा होगा, आ ही रहा होगा। ये 100/10 कितना, 500 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 490 या 500 आंसर होगा इसका। 490 है ना, वो 9.8 लेने से 490 आ जाता है। ठीक, ये कौन सा था? 31 देख लो। ठीक, इसको बाद में रिलेटिव से भी करेंगे अपन, 31 को हम रिलेटिव से भी करेंगे। ठीक, 31 में देखो इसने क्या बोला, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एक एलिवेटर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन एलिवेटर, एक आदमी इस एलिवेटर में खड़ा हुआ है, ठीक है। उसने बोला पर्सन ड्रॉप अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट। जिस वक्त ये एलिवेटर स्टार्ट होता है उस वक्त तो यहां से कॉइन गिराता है नीचे, ठीक है। तो बोल रहा है द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर, यानी कि यहां से ये वाली हाइट कितनी है? 6 फीट, और जी की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फीट में ये कितनी आ जाती है? 32। तो इसने बोला है द पर्सन ऑब्जर्व दैट कॉइन स्ट्राइक द फ्लोर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कॉइन ग्राउंड पे गिर जाता है, फ्लोर पे गिर जाता है, यहां से गिर के यहां गिर जाता है, और टाइम कितना लगता है? 1 सेकेंड। तो इसने बोला है कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। एलिवेटर का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक। ये एक्सेलरेशन, मान लो 1 सेकेंड में एलिवेटर यहां पहुंच गया है, यहां आदमी तो यहां खड़ा होगा, अब तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, और ये कॉइन जो है ये यहां पहुंच गया है। यही तो सिचुएशन होगी 1 सेकेंड के बाद। 1 सेकेंड पहले तो कॉइन उसके हाथ में है, 1 सेकेंड बाद यहां होगा, हाथ में कुछ नहीं होगा। अब आप ये देखो एलिवेटर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है? d, और कॉइन ने कितनी ट्रेवल कर ली है? d + 6। देखो जितना टाइम 1 सेकेंड में एलिवेटर ने d डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, और कॉइन ने कितनी कर ली है? 6 + d। अब कॉइन तो गिर रहा होगा g से, और एलिवेटर गिर रहा है a से। सेम टाइम में दोनों ने ये डिस्टेंसेस ट्रेवल की, तो d + 6 इज इक्वल टू होगा ½ g इंटू 1 का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन लगा दो। दूसरे में एलिवेटर के लिए d होगा ½ a इंटू 1 का स्क्वायर। ये वाला d उठा के यहां डाल दो, ये कितना हो जाएगा? a/2। तो यहां पे a/2 लिख दो, तो क्या a नहीं निकल के आ जाएगा? a निकल के आ जाएगा ना। तो जैसे ही आप a/2 लिखोगे तो a निकल के आ जाएगा यहां पे। क्लियर हो जाएगा ना? अब तो कुछ भी नहीं बचा अब तो। इसके बाद कौन सा? हाँ, दूसरे केस क्या? इसमें देखो जिस वक्त एलिवेटर चलना स्टार्ट हुआ है उसी टाइम उसने छोड़ दिया, यानी दोनों की वेलोसिटी 0 थी। बोला है ना उसने,
जिस वक्त एलिवेटर स्टार्ट हुआ उसी टाइम। आंसर निकाल के देखो आता है कि नहीं आता है। आ गया ना, बस ये आंसर आ जाएगा। कौन सा था ये? 31। 34 देखो, इन अ सोकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 yards फ्रॉम द 10 feet हाई गोल पोस्ट। यार्ड को पीछे देख लेना, टेबल दी हुई है कितना है। ठीक, क्वेश्चन में समझा देता हूं क्या है। 10 feet हाई गोल पोस्ट, अ गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट अ स्पीड ऑफ 64 feet per second एट एन एंगल ऑफ 45 to the horizontal. Will the ball reach the goal post? मतलब सीधे सीधे पूछा इसने, गोल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये पूछा इसने। ठीक है ना, किक मारी इसने। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन नंबर ये? 34। ठीक, इसने बोला है इन सोकर प्रैक्टिस सेशन फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 yards। देखिए यहां पे फुटबॉल रखी हुई है और यहां पे ये गोल पोस्ट है, ये वाला। इस तरीके से ही तो होता है गोल पोस्ट, यूं ही तो होता है गोल पोस्ट फुटबॉल का। ठीक, ये बोल रहा है कि 10 feet का है। उसने इसको 45 डिग्री के एंगल पे और कितनी स्पीड दी है? 64 feet per second, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 40 yards। और when 1 yard is equal to some 3 feet के आसपास होता है कुछ। यार्ड देख लेना, इसमें लिखा होगा कहीं पे, ठीक है ना, एससी में। तो ये मुझे डिस्टेंस पता है, रेंज ये पता है मुझे। आप ये देखो, जब आप इस प्रोजेक्टाइल को करोगे, अगर इस पॉइंट पे हाइट 10 फीट से ज्यादा होगी तो गोल नहीं होगा, तो इस पॉइंट पे हाइट 10 फीट से कम आएगी तो गोल हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे हाइट 10 फीट से ज्यादा आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अब कैसे चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे हाइट 10 फीट से कम है या 10 फीट से ज्यादा है? ये चेक करना पड़ेगा। आप ये देखो, अगर ये 45 का एंगल है, 64 है, तो इस तरफ वेलोसिटी होगी 64/√2 और इस तरफ भी वेलोसिटी कितनी होगी? 64/√2। आप ये देख लो कितने टाइम के बाद बॉल 10 फीट पे पहुंचती है। 2 टाइम आएंगे, क्योंकि 10 फीट पे बॉल जाते टाइम भी आएगी और आते टाइम, क्योंकि एक बॉल को आप ऐसे थ्रो करोगे ना और एक बॉल को यहां से ऐसे चलाओगे, तो ये वाली बॉल किस वक्त 10 फीट पे आएगी? 2 बार आएगी ना, जाते हुए और आते हुए। ठीक है ना, वो टाइम आ जाएगा t। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है। s = ut + ½ at² लगाओ, वहां से t की 2 वैल्यू आएंगी। मान लो एक वैल्यू t1 आई और एक वैल्यू t2 आई। क्लियर? अब आप ये देखो, t1 टाइम पे हाइट कितनी होगी, फिर से s = ut + ½ at² लगा दो। कुछ समझ में आया क्या? t1 t2 आ गए। t1 एक टाइम है और t2 दूसरा टाइम है जब वो 10 फीट पे रहती है। ठीक, अब अगर मैं फिर से s = ut + ½ at² लगाऊंगा, ठीक है, या ये देख लो, ये जो 40 yards है, इस 40 को डिवाइड कर दो 64/√2 से, एक टाइम आ जाएगा t। उस टाइम पे देख लो बॉल कितनी हाइट पे है, 10 से कम आएगी। देखो ये बॉल तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, जब ये वाली बॉल यहां पे होगी तब वो वाली बॉल कहीं पे होगी, या तो यहां पे होगी या यहां पे होगी, कहीं होगी। ठीक है ना, तो जिस वक्त ये वाली बॉल यहां पहुंची है, कितना टाइम ले लिया होगा इसने? क्योंकि ये डिस्टेंस तो 40 है और इस तरफ चलने वाली स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां पहुंचने का टाइम पता है मुझे। 40 को 64/√2 से डिवाइड कर दो, टाइम आ गया। उतने टाइम पे देखते हैं वो वाली बॉल कहां पे है। ठीक है ना, अब बस ये वाला टाइम लगा के s = ut + ½ at² में वैल्यू डालो, इस बॉल की हाइट पता चल जाएगी। और जैसे इस बॉल की हाइट पता चली और वो 10 फीट से कम आएगी, 10 फीट से कम आएगी, इसका मतलब बॉल गोल पोस्ट में घुसने वाली है, वरना फाउल हो जाएगा अगर ऊपर चली गई तो। क्लियर हुआ? t1, हाँ, वो तो इधर वाला केस था कि ये अगर 64/√2 से जा रही है ना, तो कितने टाइम पे ये इस हाइट पे पहुंचेगी। ठीक है ना, अब वो टाइम निकाल के हम यहां देख लेते। हाँ, अगर वो डिस्टेंस 40 से ज्यादा आ जाता तो गोल पोस्ट में नहीं जाती,
40 से कम आ जाता तो गोल पोस्ट में चली जाती। क्लियर हो गया? चलो, दोनों तरीके थे उसके। कौन सा था ये? 34। अब यार्ड्स देख लेना। 34 के बाद कौन सा पूछा आपने? 36। 36 देखो। थर्टी सिक्स में क्या बोला इसने? 36 तो आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इस टाइप का अरेंजमेंट है ना एक ये, ठीक। बाइक वाला यहां से कूदता है, मान लो ये बाइक है उसकी, ठीक। तो इसने क्या बोला है? 11.7 फीट वाइड डिच विद द अप्रोच रोड। ये तो 11.7 हो गई। अब आप देखो, जब ये जंप मारेगा, ठीक, अगर इसका आगे वाला व्हील यहां गिरेगा तो गिर नहीं जाएगा इसी में अंदर? यहां पे इसका पिछले वाला व्हील आना चाहिए, यानी कि इसको इसकी हाइट लेंथ कितनी है? 5 फीट। तो इसको टारगेट बनाना पड़ेगा 11.7 प्लस 5, ठीक है ना। अब कितना आएगा? 16.7। अब आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है ना। ये 5 फीट इसमें जोड़नी थी। ये था 36। 37 हो गया। 37 कितने लोग ट्राई नहीं करके आए? कितने लोग ट्राई करेंगे अभी? कितने लोग कर लिए ट्राई? चलो काफी है। 37 में डाउट तो नहीं है? 38, 39, 39 में डाउट है ना? चलो 39 देखते हैं। चलो 39 में इसने बोला फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन इंस्टेंट्स इट क्रॉसेस half the maximum height it is projected with a speed u at an angle theta। ये है प्रोजेक्टाइल, ये मैक्सिमम हाइट है, हाफ हाइट ये वाली है। उसने बोला यहां से लेके यहां तक की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करिए कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। फिर बाद में दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर देंगे तो टोटल एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्लियर? यहां पे ये हो जाएगी डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। जब बॉल यहां से यहां पहुंची है तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि जितनी हाइट पे पहले थी उतनी हाइट पे अब है, ये तो 0 हो गया। लेकिन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक का डेल्टा एक्स होगा और ये होगा डेल्टा टी। अब आप खुद देखो, इस डायरेक्शन की तो वेलोसिटी चाहिए मुझे। क्या इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी बदलती है? और जो चीज बदलती नहीं है वो एवरेज भी वही रहती है और इंस्टेंटेनियस भी यही रहती है। ये सीधे सीधे यू कॉस थीटा रहेगी, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक की एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? यू कॉस थीटा, ये हो गई, ठीक। यू कॉस थीटा आई प्लस 0 जे, ये भी लिख सकते हो आप। कुछ समझ में आया क्या? क्योंकि देखो बॉल है, अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलेगी नहीं, और जो चीज बदलती नहीं है उसका एवरेज भी वही रहता है और इंस्टेंटेनियस भी वही रहती है। क्लियर? 39 था ये। 39 के बाद कौन सा था? 40। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड from a plane flying horizontally with a uniform speed. Show that the bomb will explode vertically below the plane. 40 कौन सा? जब तक का बॉम्ब उसके नीचे आएगा तो ये नॉर्मल चल जाएगा। नहीं, देखो ना क्या होगा अभी, अभी देखना क्या होगा। इसने बोला है अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक प्लेन है,
ये रहा, ठीक है ना। ये कितनी स्पीड से जा रहा है आगे, u से। इसमें एक इंसान बॉम्ब ड्रॉप करने वाला है। जब तक बॉम्ब इसके हाथ में, तो बॉम्ब की स्पीड कितनी है, u, ठीक है ना। अब ये बॉम्ब को ऐसे छोड़ देगा, बॉम्ब गिरेगा नीचे। जब बॉम्ब नीचे गिरेगा उसकी स्पीड तो इस तरफ u ही रहेगी, तो एक्चुअल में बॉम्ब ऐसे गिरेगा, यहां पे, इसके नीचे थोड़ा ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि बॉम्ब के पास हमेशा स्पीड कितनी रहेगी, u, क्योंकि शुरू में ही उसके पास कितनी थी स्पीड, u। जब बॉम्ब की स्पीड इस तरफ हमेशा u रहेगी और इस हेलीकॉप्टर की स्पीड भी इस तरफ u रहेगी, तो ये इसके ऊपर ही नहीं रहेगा बिल्कुल, हमेशा बॉम्ब के ऊपर ही रहेगा। इसलिए जब भी कोई एरोप्लेन या कोई भी जेट बॉम्ब गिराता है तो मुड़ते हुए बॉम्ब गिराता है, वो सीधे चलते हुए नहीं गिराता, ऐसे मुड़ते हुए बॉम्ब गिराता है, ताकि बॉम्ब यहां गिरे और वो चला जाएगा उधर दूसरी साइड। अगर सीधे चलते हुए बॉम्ब गिरेगा तो या फिर ज्यादा हाइट पे हो, अगर कम हाइट पे है तो बॉम्ब गिरा के तुरंत मुड़ लेता है वो। जितनी देर में बॉम्ब नीचे गिरता है मुड़ के दूसरी जगह चला जाता है, ऑलवेज, चाहे कहीं भी देख लें। मूवी में तो नाटक दिखाते हैं, मूवी की बात अलग है, अगर आप ओरिजिनल क्लिप्स देखोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब इसकी स्पीड u है तो ये u डायरेक्शन से ऐसे चलता रहेगा और उसकी स्पीड भी u है, वो हमेशा उसके नीचे ही बना रहेगा। क्या बात समझ में आई? ठीक। अब इसी क्वेश्चन में ये पूछा है, इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ प्लेन फ्लाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। क्या ये ट्रू होगा अगर प्लेन, ठीक है ना, इस लाइन पे मूव करे, ऐसे बॉम्ब गिराए, क्या ये तब भी ट्रू होगा? ये पूछा उसने, बताइए क्या होगा? तब भी ट्रू होगा ये, क्योंकि जब इसके हाथ में बॉम्ब है, ये बॉम्ब है, ये जो लेटा हुआ है यहाँ पे, ये बॉम्ब है इसके हाथ में, जब ये इस तरफ u से चल रहा है तो बॉम्ब भी तो इस तरफ u से चल रहा होगा, ठीक। अब आप देखो u का ये कंपोनेंट मान लो u डैश है, तो इस बॉम्ब की वेलोसिटी का भी तो कंपोनेंट u डैश होगा। तो जब ये हेलीकॉप्टर ऐसे चला जाएगा तो बॉम्ब ऐसे गिरेगा नीचे, u, और बॉम्ब अगर ऐसे गिरेगा तो ये वाला कंपोनेंट तो u डैश रहेगा ना हमेशा। और हेलीकॉप्टर जब तक सीधा चलता रहेगा उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट u डैश ही रहेगा हमेशा, तब भी वो इसके ऊपर ही रहेगा, बस क्या है कि थोड़ा ऊपर उठता रहेगा, ठीक है ना, पर रहेगा इसके ऊपर ही, तिरछा होगा तो भी इसके ऊपर ही रहेगा। क्लियर? चलो, और कौन सा था ये? 32 का सी पार्ट नहीं हुआ क्या? अब हो जाएगा ये, आपसे ट्राई करना। 43 में इसने बोला पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 42। हो गया क्या? कितने लोगों से 42 नहीं हुआ? ट्राई किया 42? चलिए 42 भी करेंगे, पहले 43 देख लेते हैं। 43 में इसने बोला है अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। हॉरिजॉन्टल रोड पे इतनी कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। जब ये ट्रक 58.8 मीटर चल पड़ता है उतनी देर में बॉल वापस आ जाती है। 4 सेकंड में वापस आती है। इसका मतलब कैसे पता चला 4 सेकंड? बात समझ में आती है? ट्रक 70 कितने से चल रहा है? 14.7 से। तो जब वो 58.8 चला जाता बॉल वापस आ जाती है ट्रक पे। इसका मतलब बॉल ने 4 सेकंड लिए हैं। और अगर बॉल ने 4 सेकंड लिए तो उसकी ये वाली स्पीड कितनी होगी बॉल की? वर्टिकल वाली 4 सेकंड तो तब लगेंगे ना जब उसकी स्पीड 20 होगी। ठीक, वैसे भी आप देख सकते हो। देखो क्या होगा,
देखिए कौन सा है ये 43, ये रहा ट्रक, ठीक है ना। उसने यहां से बॉल थ्रो की ऐसे, जबकि ट्रक की स्पीड कितनी थी 14.7, तो जब बॉल थ्रो करेगा तब भी तो उसकी 14.7 होगी, तो बॉल तो जाएगी ऐसे, उतनी देर में ट्रक यहां पहुंच जाएगा वापस यूं। इसका मतलब ट्रक की ये वाली स्पीड और बॉल की ये वाली स्पीड बराबर है और होनी भी चाहिए, ठीक। तो बॉल की ये वाली स्पीड 14.7 हो गई। अब इसने यहां से चल के यहां आने में कितने टाइम लिया 4 सेकंड, तो अगर इसके साथ साथ एक बॉल ऊपर ड्रॉप की थ्रो की जाती तो यूं आती वापस, वो कितना टाइम लेती 4 सेकंड, तो ये वाली स्पीड तो 20 होती। 20 कैसे पता चली, कौन सा फॉर्मूला 2u/g, फ्री फॉल का पहला फॉर्मूला t = 2u/g। तो ये वाली स्पीड अगर 20 है तो t = 2u/g। यहां से टाइम कितना लग रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 = u आ गया ना ये वाला। तो आप ये देखो बॉल की ये वाली स्पीड तो 14.7 और ये कितनी है 20। बॉल की दोनों स्पीड पता चल गई हमें, क्योंकि बॉल का वापस आने का टाइम केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, जाने का और आने का टाइम केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई ना। तो ये दोनों कंपोनेंट हो गया। पूछा क्या इसने, फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड तो पता चल गई ना, ये रही दोनों टाइप की, ठीक। इसको आप इनफैक्ट 20 के बजाय अगर g की वैल्यू 9.8 लोगे तो ये वाली वेलोसिटी 19.6 आ जाएगी, ठीक। अब ये देखो ये 3 है तो ये 4 होगी, 3 और 4 का रेशो है इनमें। 5 से ही काट के देख लो अप्रोक्सीमेटली, 5 से ये 3 बार कटेगा और 5 से वो 4 बार कटेगा, इनमें 3 और 4 का रेशो है। इसका मतलब ये है कि ये एंगल 53 डिग्री निकलेगा। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो पीछे एंगल क्या है 53 है ना, और टोटल स्पीड 24.5 दे रखी है। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ऐड करके खुद ही देख लो। ये वाली चीज तो 5 होनी चाहिए, ये 3 है, ये 4 है, तो 5 ही है। 5 मतलब 25 के आसपास होना चाहिए आंसर, ठीक है ना। तो 24 पॉइंट जितना भी दिया हुआ उतना आंसर आ जाएगा इसका। और इसने ये बोला है फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। अगर ट्रक से देखेंगे, ट्रक से तो ये बॉल हमेशा ऊपर ही दिखेगी, ठीक है ना। तो ट्रक से देखें तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो 90 हो गया, ठीक है ना। और स्पीड कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल 0 हो गई, तो 19.6 अपवार्ड, दैट्स इट। अपवार्ड का मतलब 90 और 19.6 का मतलब 20 हो गया। बात समझ में आ गई ना। ये था क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। ओके, इसके बाद कौन सा पूछा आपने 44 मैंने छुड़वा दिया था, नहीं बोला था 44 नहीं करना था, वो थोड़ा फालतू का क्वेश्चन है, ऐसे ही छोड़ दो। 42 कितने लोगों ने ट्राई किया है 42 देख लो। फोर्टी टू को ध्यान से देखना। ये वाला तरीका है ना, ये हाइट कितनी है 10 और ये कितनी है, यह उल्टा है, यही है ना। अब उसने बोला है कि इस बॉल को इस डायरेक्शन में फेंकना है u वेलोसिटी से, कि ये तीसरे वाले पे ही गिरे। ये तो पहले वाला है, ये दूसरे वाला है और ये तीसरे वाला है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर इस बॉल को आपने थ्रो किया, अगर आपने इस कोने से इसको बचा लिया तो इसी पे तो गिरेगी, ठीक है ना। अगर आपने इस बॉल को इस कोने से बचा लिया तो इसी पे गिरेगी, इस कोने से नहीं बचा पाए तो दूसरे पे गिर जाएगी,
इसका मतलब यह है कि जितनी देर में वो 2 स्टेप नीचे गिरती है उतनी देर में इतनी दूर पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, 2 बॉल चलाओ ना, एक बॉल तो इधर चलाओ और दूसरी बॉल इस तरफ चलाओ। ठीक, अब आप ये देखो ये लेंथ कितनी है 40, ठीक है ना। 40 की डिस्टेंस u की स्पीड से कितने टाइम में पूरी करेगी ये? t इज इक्वल टू 40 क्या 0.4 ले लो, सेंटीमीटर है ना, 0.4 बाई u। इतने टाइम में ये 20 गिर जानी चाहिए। या फिर ये देख लो 20 गिरने का टाइम इज इक्वल टू u इंटू टी। टी कितना होगा? टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। अंडर रूट 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 0.2 डिवाइडेड बाई 10। 2 आ गया 0.2। 0.2 सेकंड में ये बॉल 40 पे चली जानी चाहिए और 40 का मतलब 40 से 0.4 मीटर। तो 0.2 सेकंड में अगर 0.4 मीटर जा रही है तो वेलोसिटी तो 2 ही ना, 0.4 बाई 0.2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं, मिनिमम पूछा है ना उसने, बस इस पॉइंट से बचा लो आप इसको, आगे तो कहीं भी चली जाए यार। और उसने मिनिमम पूछा है, मिनिमम जिससे कम होते ही सेकंड वाले पे गिर जाइए, ठीक है ना, बस इसलिए ये चीज आएगी। क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको क्लियरली? हो गए ना अपने क्वेश्चन सारे? कोई बचा तो नहीं? कुछ भी पूछना आपको पूछो इसमें, पूरी एचसीयू में कहीं से भी एग्जाम्पल किए हो, शॉर्ट आंसर किए हो, ऑब्जेक्टिव किए हो, एनीथिंग, कुछ भी। हो गया ना? हाँ, बीच में क्या है? वो तो जाते टाइम और आते टाइम बिहेवियर उसका सेम रहता है किसी पॉइंट पे, सब चीजों में। जितना बताया था उतना सुना था अच्छे से, क्यों? कोई बॉडी ऊपर जा रही है फिर ऊपर जाके नीचे आती है, ठीक। चलिए 5th पॉइंट में फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत है तो। कहां तक पहुंच गए थे? कल प्रोजेक्टाइल किया था ना हमने, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस होने हैं आज, ठीक है। देखिए 5th पॉइंट क्या था उसका? 5th पॉइंट ये था कि अगर एक बॉल ऊपर जा रही है u स्पीड से, तो वो ऊपर जाके फिर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगी। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं, वैसे ही बना रखी है मैंने अलग अलग, ठीक। तो अगर मैं इसमें कहीं पे ऐसे लाइन खींच देता हूं, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे देखो, तो अगर मैं यहां पे कोई लाइन खींच देता हूं तो इस पॉइंट पे अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी u1 है, तो जब ये बॉल ऊपर घूम के यहां पे आएगी तो यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में u1 ही होगी, ठीक है ना। और अगर यहां से लेके यहां तक जाने में उसको टाइम t1 लगा, तो यहां से लेके नीचे आने में फिर से टाइम t1 ही लगेगा। कहीं भी खींच दो ऐसे लाइन एक, मान लो यहां से यहां पे u1 है और यहां पे जाके कितनी हो गई है u2, तो डेफिनेटली यहां पे भी नीचे की तरफ u2 रहेगा, और यहां से लेके यहां तक अगर उसको डेल्टा t टाइम लगा तो यहां तक भी उसको डेल्टा t टाइम लगेगा। बस ये है, पूरा बिहेवियर सेम रहता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। अब मुझे ये बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने क्या क्या करा दिया था? मिरर इमेज वाला क्वेश्चन हो गया था ना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने उसका, एक क्वेश्चन भी करा दिया था मैंने, याद करो, 8 मीटर 4 मीटर वाला, ठीक है ना। अब ये बताओ, वो रिपीट तो नहीं करना मुझे, किसी को कोई डाउट हो तो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कौन से वाला? मिरर इमेज में कुछ भी नहीं है। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने एक पार्टिकल थ्रो किया थीटा एंगल पे, ये पार्टिकल थ्रो किया मैंने। अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, इस पार्टिकल को मैंने u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल करके ये यहां चला गया। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो यहां गिरेगा ये। अब मान लो बीच रास्ते में दीवार आ गई है, ये दीवार आ गई है,
ये वॉल है यहां पे, तो क्या होगा देखो, वॉल पे ये टकरा रहा है ना, ऐसे टकरा रहा है, तो ये ऐसे ही तो वापस आएगा यूं, ठीक। तो ये जब वापस आएगा तो यहां पे फिर से प्रोजेक्टाइल करेगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये वाली चीज और ये वाली चीज एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, ठीक, क्योंकि कुछ भी तो चेंज नहीं आया है। आप ये देखो, अगर यहां पे अगर इसकी वेलोसिटी को आप डिवाइड करो कंपोनेंट में, ये वाला और ये वाला, तो क्या हो गया, यहां पे जब वापस आओगे तो ये वाला कंपोनेंट तो ये वाला हो गया, और ये वाला कंपोनेंट अभी भी एज इट इज वही है, और ये वाला कंपोनेंट उधर के बजाय इधर आ गया, ठीक। तो ये अगर वॉल है, इसको आप मिरर एज्यूम कर लो, तो अगर ये मिरर है तो इसकी परछाई बनेगी इसमें, शैडो या इमेज बनेगी। तो वॉल तक तो आप ओरिजिनल बॉल को देखते रहो, और वॉल के बाद आप बॉल की इमेज को देखो, तो आपको लगेगा कोलिजन हुई नहीं, टक्कर हुई नहीं है। बात समझ में आई ना, क्योंकि ये अपना पाथ कंटिन्यू रखेगी। सर वो आपने क्या बताया, वो ऊपर से वो चीज अलग है। अगर ये वॉल पहले है, मान लो यहीं पे आ गई वॉल अगर यहीं पे आ गई, तो कोलिजन तो अब देखो इस एंगल पे हो रही है ना, यू, तो कोलिजन के बाद ऐसे चलेगी बॉल। तो अगर बॉल ऐसे चलेगी तो यूं जाके ऐसे आएगी, तो ये वाली चीज इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी ये चीज एज इट इज ऐसे ही है, ठीक है ना। और इस पे क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको लास्ट टर्न पे, ठीक है ना, उसको दोबारा पढ़ने की ट्राई करना, समझ आ जाएगा सब कुछ। ओके, देखिए क्या होगा। अब प्रोजेक्टाइल में मुझे 2-3 टाइप के क्वेश्चन कराने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन कराना है, ठीक है, बहुत सारे चीजें हैं। और उसके बाद फिर रिलेटिव मोशन आ जाएगा। रिलेटिव मोशन मतलब रेन मैन वाले क्वेश्चन, रिवर स्विमर वाले क्वेश्चन, और खुद के रिलेटिव वाले अपने भी क्वेश्चन अलग से, ठीक। चलिए थोड़ा प्रोजेक्टाइल में ही आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। मुझे प्रोजेक्टाइल में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और बतानी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की भी काफी इंपॉर्टेंस है। ये किसकी बुक थी, ठीक। मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और बताऊंगा आपको, ठीक। और क्या, चलो अभी बता देता हूं। हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक, और आपने उस बॉल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो ये तो वाई एक्सिस हुई और ये एक्स एक्सिस हुई। बॉल यूं जाएगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग होता है रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, यही तो होता है उसका मीनिंग। तो मान लो बॉल किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो प्रोजेक्ट हुई है, और किसी टाइम t पे यहां पहुंच गई है, तो ये वाली हाइट तो उसका y कोऑर्डिनेट होगी, और ये वाली लेंथ उसका x कोऑर्डिनेट होगी। अगर मैं इस वाली हाइट में और इस वाली लेंथ में रिलेशन निकाल दूं, ठीक है, तो समझ लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक। अब आप ये देखो, जब ये बॉल ऐसे गई है u स्पीड से, तो इस तरफ वाली बॉल की वेलोसिटी तो u cos थीटा होगी, और यहां पे इस वाली बॉल की वेलोसिटी u sin थीटा होगी। अब आप ये देखो, जितनी देर में ये x डिस्टेंस ट्रेवल करती है उतनी देर में y हाइट तक पहुंच जाती है। तो अगर मैं x लिखूंगा तो x तो हो जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t, और y हो जाएगा ut की बजाय u sin थीटा इंटू t आएगा। देखो ये वाली हाइट निकालनी है ना बस, क्योंकि ये वाली बॉल कहां तक पहुंच चुकी होगी, ये वाली बॉल तो यहां जाके नीचे आएगी, तो यहां तक पहुंच चुकी होगी, ठीक। और ऊपर कितनी स्पीड से जा रही है, u sin थीटा से।
तो y की वैल्यू होगी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में से t निकालो, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बाई यू कॉस थीटा, और वो उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दो। ठीक, देखिए कैसे करना आप। सेकेंड वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी, टी क्या है x बाई यू कॉस थीटा, ठीक, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर मतलब, ठीक है ना, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स टाइम थीटा बचेगा बस, माइनस हाफ जो जो कांस्टेंट है उसे अलग रखो। देखो ये पूरी चीजें कांस्टेंट है, ये थीटा नहीं बदलेगा, इनिशियल स्पीड नहीं बदलेगी, जी नहीं बदलेगा, और हाफ तो बदल ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है। इसको लिखेंगे जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। देखने में इक्वेशन बड़ी और हैवी लगती है, पर है बहुत आसान। जब क्वेश्चन होंगे ना तो इसका यूज क्वेश्चन को आसान बनाने में होता है, ना कि टफ। ठीक, देखने में बड़ी टफ लगती है ये। अब आप देखो ये चीज कांस्टेंट है यहां पे, और ये वाली चीज कांस्टेंट है, तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक, और जब एक्स स्क्वायर के सामने माइनस होता है तो पैराबोला उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये वाली इक्वेशन एक उल्टे पैराबोला की इक्वेशन है, और उल्टा पैराबोला ही तो ट्रेजेक्ट्री होती है। दैट्स इट। इसका मतलब उस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री उल्टा पैराबोला होगी। ठीक, तो यहीं से पता चलता है पैराबोलिक चलता है कि नहीं चलता है। बात समझ में आई। अब एक चीज और देखो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू आएंगी। अगर आप y की एक वैल्यू डालते हो तो उसके लिए x की दो वैल्यू आएंगी, x1 और x2। क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो रूट आएंगे, ठीक है ना। और y की कुछ भी वैल्यू, मान दो y की वैल्यू 4 डाल दी आपने, ठीक है ना। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 5 है, तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, दो ही तो रूट होंगे। इसका मतलब यह है कि y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू होती हैं। y की एक वैल्यू मतलब मान लो ये y हो गया, बॉल इस y पे दो बार आएगी। देख लो आएगी कि नहीं आएगी। एक बार तो जाते टाइम आएगी और एक बार आते टाइम आएगी। इसका ये भी मतलब हुआ। क्या बात समझ में आई। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। और याद रखो, अभी वो गोल पोस्ट वाला क्वेश्चन हुआ था, गोल पोस्ट वाला क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये था। अगर उसकी इक्वेशन लिख दो, थीटा कितना था उसमें 45 था, ये वाली वेलोसिटी कितनी थी 64 पॉइंट समथिंग थी, 64 फीट पर सेकेंड स्क्वायर ही थी। ये दोनों वैल्यू डाल के इक्वेशन लिखी जाएगी, इसकी लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। tan थीटा भी लिख दोगे, ठीक है ना। g बाई 2u, u की वैल्यू भी है और थीटा की वैल्यू भी, पूरी इक्वेशन लिखी जाएगी। इस इक्वेशन में अगर आप ये वाली वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू डाल दो 40, 48 था ना, x की वैल्यू 40 डाल दोगे तो y की वैल्यू नहीं निकल आएगी, और y तो हाइट थी। एक बार में ही क्वेश्चन हो जाता, पता है वो, उसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। उसके लिए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखो, ठीक है, और x की वैल्यू 40 डाल दो, y की वैल्यू निकल आएगी। अगर y की वैल्यू, h की वैल्यू लेस देन 10 निकल गई तो गोल हो जाएगा, ग्रेटर देन 10 निकल गई तो बॉल ऊपर से चली जाएगी। क्योंकि वो बता देता है कि x इज इक्वल टू 40 पे हाइट कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। क्या कुछ समझ आया। तो ये क्वेश्चन का, ये इक्वेशन का यूज
क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए होता है, ना कि टफ। याद रखना इस चीज को, कभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से डरना नहीं है, ठीक है ना। आप अगर उसको यूज करोगे ना तो इजी बनाने के लिए यूज होगी, टफ नहीं। बात समझ में आती है? इसको यहीं तक नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? जैसे फ्री फॉल का केस लेते हैं तो सर कई क्वेश्चंस में देखते हैं कि सर यू हमेशा जीरो ले लेते हैं। फ्री फॉल यू हमेशा जीरो ले लेते हैं, फिर हमेशा नहीं होता सर, कभी कभी जीरो ले लेते हैं, फिर और सर कुछ में तो फॉर्मूला लगता है हमारा फॉर्मूला तो लग ही जाएगा। जब फ्री फॉल का केस है तो पांचों में से कोई ना कोई सा एक फॉर्मूला तो लग ही जाएगा। क्वेश्चन लेके आना आप, जो भी डाउट है ना विद क्वेश्चन पूछा करो। ओके नहीं, माइनस एक्स टेन थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब आप ये देखो, ये वाली क्वांटिटी तो एक कांस्टेंट हो गई। मान लो किसी एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक कर रहे हैं हम, एक्स कांस्टेंट कर दिया हमने। मान लो हम इसी के ऊपर देखेंगे, क्या ये एक्स मैंने कांस्टेंट कर दिया मान लो, तो ये वाली चीज कांस्टेंट हो गई। एक्स के कांस्टेंट होते ही ये कांस्टेंट हो गया, ये तो केवल ही कांस्टेंट रह गया, और साथ में ये तो कांस्टेंट है ही,
एक्स और वाई मैंने कांस्टेंट कर दिए। मान लो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फिक्स कर दिया स्पेस में एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। देखते हैं प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है इस पॉइंट के लिए क्या बन जाती है। ठीक, अब ये एक्स कांस्टेंट हो गया, ये दोनों तो सी हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये वाली इक्वेशन फॉर्म ले लेगी ए tan स्क्वायर थीटा माइनस बी tan थीटा प्लस का ये और ये मिला के सी लिख दो इज इक्वल टू 0। ये किस में क्वाड्रेटिक हो गई, tan थीटा में क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है ना, यानी कि x और y की एक वैल्यू के लिए, ठीक है ना, tan थीटा की दो वैल्यू आएंगी। और tan थीटा की दो वैल्यू आने का मतलब थीटा की दो वैल्यू, मान लो tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 4 है, इसका मतलब एक थीटा 45 और दूसरा थीटा कुछ और होगा। तो यानी कि x और y की एक वैल्यू के लिए थीटा की दो वैल्यू आएंगी, थीटा 1 और थीटा 2। इस चीज का मीनिंग क्या हुआ ये बताना है। इस चीज का मीनिंग क्या है कि एक्स वाई की एक वैल्यू के लिए थीटा की दो वैल्यू आ रही है। बताइए इस चीज का मीनिंग क्या हुआ। इस चीज का मीनिंग ये है कि इस पॉइंट से अगर वेलोसिटी सेम रखी जाए, किसी पार्टिकल को फेंकना है, मानो 10 की स्पीड से फेंकना है, ठीक, तो 10 की स्पीड अगर हमारे पास है तो एक पार्टिकल को दो एंगल पे फेंक के इस पार्टिकल से गुजारा जा सकता, इस पॉइंट से गुजारा जा सकता है। यानी कि 2 थीटा के लिए एक पॉइंट आ सकता है। मान लो एक बॉल कोई मजबूरी है, आपको 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंकना है और इस पॉइंट से पास करना है, तो उस पॉइंट से पास करने के लिए दो एंगल हैं आपके पास। ठीक है ना, थीटा 1 पे फेंक सकते हो और थीटा 2 पे फेंक सकते हो, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक है ना, याद करो 30 डिग्री पे भी वही आता है और 60 पे 90 माइनस थीटा पे भी वही आता है। ये वही तो है, ठीक है ना, थीटा पे भी वही आता है। और देखो ये पॉइंट है और मुझे पता है कि एक बॉल 10 मीटर पर सेकंड से फेंकनी है, तो कितने एंगल पे फेंके कि इस पॉइंट से पास हो। तो आंसर आपके पास दो होंगे, एक नहीं दो एंगल होंगे। बात समझ में आई, एक थीटा 1 होगा और एक थीटा 2 होगा। फिर से सुनो दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूं। किसी ने बोला ये लो बॉल पकड़ो और 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंकनी है और उस पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो आप पूछोगे कितने एंगल पे फेंकूं, तो आपको दो आंसर देगा, इतने पे फेंको और इतने पे फेंको। दोनों केस में उस एक पॉइंट से पास होगी। ये दिख रहा है ना डायग्राम, ठीक है ना। अब क्या ये चीज समझ आ रही है आपको, क्लियरली समझ आ रही। इसका मतलब एक्स वाई की एक कांस्टेंट वैल्यू बना लो आप कि इस पॉइंट से पास करना है, इस स्पीड से दो वैल्यू होंगी आपके पास, चाहे तो इतने एंगल पे फेंक दो या फिर इतने एंगल पे फेंक दो। अब अगर ये पॉइंट आपने, अब ये जो थीटा 1 और थीटा 2 ये कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है थीटा और 90 माइनस थीटा हो। थीटा और 90 माइनस थीटा तो इसका एक स्पेशल केस है। ठीक, देखिए कैसे, ये मिटा दूं, ये सिचुएशन बता रहा हूं ना मैं। ये वाला पॉइंट है कौन सा, एक्स कोमा वाई। ऑब्वियसली रेंज का फॉर्मूला बताओ क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा बदल तो आप रेंज क्यों नहीं बदलेगी। ठीक, अब आप ये देखो यहां पे एक प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी दोनों में सेम है, एक्स वाई की वैल्यू आपने फिक्स कर दी तो थीटा की दो वैल्यू आएंगी। वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आ जाता है, चाहे ट्राई करके देख लेना आप। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं x की वैल्यू r ले लेता हूं और y की वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहां पे कोई पॉइंट आ जाएगा। ठीक, मान लो कोई क्वेश्चन है मेरे पास अलग,
उसने कहा कि x की वैल्यू r होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो एंगल बताओ, वेलोसिटी इतनी है, तो ये वाला पॉइंट है r, 0 और यहां से बॉल को फेंकना है। तो जब ये वाली वैल्यू इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में डालोगे तो थीटा की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है ना, एक तो आएगी θ1 और दूसरी वैल्यू आएगी 90 माइनस θ1। ठीक, यहां से प्रूव होता है कि अगर आप θ1 पे फेंक रहे हो तो बॉल यहां जाएगी, और 90 माइनस θ1 पे फेंक रहे हो तो भी बॉल यहीं जाएगी। और ये तो ट्रू है, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अगर इस थीटा की वैल्यू आप अल्फा लोगे, ठीक है ना, तो और 90 माइनस अल्फा लोगे, अगर इस थीटा की वैल्यू अल्फा लोगे तो ये तो साइन थीटा रहेगा, साइन अल्फा रहेगा, ये कॉस अल्फा रहेगा, और अगर इस थीटा की वैल्यू आप 90 माइनस अल्फा लोगे तो ये कॉस अल्फा बन जाएगा और ये साइन अल्फा बन जाएगा। आंसर वही का वही रहेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है क्या? तो आप अगर इस रेंज की फॉर्मूले में इस थीटा की वैल्यू अल्फा डालते हो तो ये साइन अल्फा बन जाएगा, ये कॉस अल्फा बन जाएगा। लेकिन इसी फॉर्मूले में आप इस थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा डालोगे तो ये वाला कॉस अल्फा बन जाएगा और ये वाला साइन अल्फा बन जाएगा। मल्टीप्लाई तो वही की वही रहेगी। इसका मतलब रेंज की वैल्यू अल्फा पे और 90 माइनस अल्फा पे सेम रहेगी। और ये वाला केस इसी का ही तो एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। जब आप y की वैल्यू 0 ले लेते हो और x की वैल्यू r ले लेते हो तो θ1 और θ2 में रिलेशन हो जाता है थीटा और 90 माइनस थीटा का, ठीक है ना। इनफैक्ट मुझे ये लिखना चाहिए था यहां पे कि थीटा की दो वैल्यू आएंगी, θ1 और θ2। θ1 को अगर अल्फा लोगे तो θ2 अपने आप 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक, ये पॉइंट है वहां से आया हुआ। क्या ये चीज समझ आ रही है? आगे बढ़े? चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक छोटा सा क्वेश्चन करना है आपको। नोट कर रहे हो ना? पूरा नोट करना है ना, या यहां से नोट करोगे? हाँ चलिए फिर नोट करिए आप फटाफट। नोट करिए फटाफट। फर्स्ट और सेकंड क्या समझाना उनमें बताओ। सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख के देख लो तो वही आ जाएगी सेकंड वाली इक्वेशन। हो गया? चलो क्वेश्चन देखना भी एक। देखिए क्वेश्चन क्या है। इसने बोला अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड
with a velocity 10 meter per second at an angle of 37 degree. Find locations at which it has a height of 1 meter. क्वेश्चन समझ में आया? 10 मीटर की स्पीड से 37 के एंगल पे फेंका है, तो बताइए कहां कहां पे वो 1 मीटर की हाइट पे होगा. वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे फेंका है? 37 के. तो x की वैल्यू 1, वो हाइट जो है 1, x की किस किस वैल्यू पे होगी? क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख के उसे सॉल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं. मुझे इसका आंसर निकाल के दिखा दो बस आप, बाकी सब ठीक है. मैं बस चाहता हूं आप उसका यूज कर लो इक्वेशन का जो लिखी हुई है, बाकी और कुछ नहीं. ठीक है ना? कोई वैल्यू चाहिए तो मुझे पूछ लेना. हाइट क्या 1 मीटर? 1 मीटर की हाइट पे किस किस एक्स पे होगी? क्या आएगा आंसर? देखिए सर वेट सर. इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 5/64 एक्स स्क्वायर. ठीक है ना? 3/4x माइनस 5/64 एक्स स्क्वायर. इसके रूट करोगे तो 8 और 1.6 आ जाएंगे. ठीक है ना? इसके रूट करोगे तो 8 और 1.6 आ जाएंगे. y को 1 डालेंगे ना, y को 1 डालोगे तो इसके रूट आएंगे x इज इक्वल टू 8 और 1.6. सर ये y is equal to x tan theta minus 1/2 g square cos theta into x square में पुट है ना. हाँ, सर कौन कौन वो जो सबसे ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, वैल्यू? वैल्यू क्या? हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर पे रहेगी. 1.6 और 8. 1.6 और 8 सही है बिल्कुल. अब बताओ मुझे सॉल्व करके दिखाना है क्या? ये नो सर. हो गया? चलो अब क्वेश्चन देखना. ठीक है ना? पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चन, पर इससे नीचे लेवल का मैं करा नहीं सकता. ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है. देखिए क्या है क्वेश्चन. एक बर्ड है जो एक पिलर पे बैठी हुई है. ये ऐसे बैठी हुई है. यहां से इसको कोई पत्थर मारता है ऐसे, और जब मारता है तो शोर हो जाता है. ये एकदम उड़ के चल पड़ती है. ठीक है? ये इस तरफ उड़ना शुरू कर देती है u की स्पीड से. बच गई, किस्मत अच्छी थी. उसने पत्थर मारा और आवाज कर दी उसने, उसको सुन गई. जैसे ही इसने स्टोन थ्रो किया ये उड़ के चल पड़ी आगे हंसते हुए. पागल कहीं का. पत्थर ही मारना था तो चुपचाप से मारता. ठीक, पर जिसका टाइम आ रहा होता है कोई नहीं रोक सकता. ये उड़ते हुए जा रही मस्ती में हंसते हुए.
स्टोन यूं छूते हुए गया होगा, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तब लग गया उसके सर में तो मर गई। ठीक है ना। तो बस बर्ड का टाइम आ रहा था, वो पत्थर इस बेचारी को यहां पे लग गया और ये यहीं की यहीं टपक गई। सर वो ऐसे गिरेगी ना? जैसे भी गिरेगी, पर यहां पे आके उसको पत्थर लग गया। जिसको टाइम आ रहा होता है उसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक है ना, भले कितना खुश हो जाए, यहां नहीं तो यहां मरी। तो उसने एक लॉजिक दिया है कि जो मैक्सिमम हाइट थी, अगर ये पिलर की हाइट h है तो मैक्सिमम हाइट 2h है ये। ठीक है, हाँ। तो अब उसने ये बोला है कि बर्ड की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, वो सॉरी स्टोन की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और बर्ड की वेलोसिटी का ये वाला, बर्ड की वेलोसिटी, इन दोनों का रेशो बताओ। फिर ये h = 2h दिया हुआ है। ये h है तो ये 2h है, मैक्सिमम हाइट 2h है। सर जिस पिलर पे वो बैठी है उस पिलर की हाइट से डबल है मैक्सिमम हाइट, बस इतना दिया हुआ है। तो उसने बोला रेशो बताना है। ठीक है ना, वेलोसिटी पैरेलल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड डिवाइडेड बाय u, ये चीज बतानी है कितनी होगी। ये बर्ड उड़ना कब चालू करती है? जब उसको बताओ अगर बच गई तो कब उड़ना चालू किया होगा? जब पत्थर पे काम जिस वक्त पत्थर फेंका ना उसी टाइम उड़ना शुरू कर दिया उसने। और क्या लगते ही उड़ना शुरू करती? मतलब हाँ, एकदम तभी उड़ना शुरू कर दिया, इसीलिए तो बच गई। करो हाँ 1 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं फटाफट। 2 मिनट का टाइम है बस। ये मिटा दो इधर से। कुछ नहीं दिया हुआ, h और 2h दिया हुआ है। और बस ये दिया है कि जब बर्ड उड़ के आगे जाती है तो वो पत्थर वापस आ जाता है उसी हाइट पे। बहुत एक्सट्रीम वाला दिमाग चाहिए तो जाके क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, नहीं तो इसमें टाइम लगेगा बहुत सारा। ठीक, बस 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए। और ज्यादा इमोशनल होके भी ट्राई मत करना। Find the ratio of horizontal speed of projectile and speed of bird. ये क्वेश्चन है, वही horizontal speed और bird। चलिए देखिए कैसे करना है। हाँ, बर्ड की और उसकी स्पीड सेम होगी ना तो कभी हिट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बर्ड तो आगे है। कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस इतना मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन आसान है।
देखिए क्या करना है, मेरे को दिमाग लगाना अच्छे से। एक बॉल को तो हम इधर फेंक देते हैं, एक बॉल तो यूं जाके वापस आ जाएगी, ठीक है ना, और एक बॉल को हम यहां से इधर थ्रो कर देते हैं। स्टोन को दोनों कवर करेंगी, ये स्टोन के लिए, स्टोन ही तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो ये दोनों बॉल स्टोन को कवर करेंगी। अब देखो क्या होगा, स्टोन यहां पहुंचा, यहां तक पहुंचने में कितनी हाइट गिरा होगा, h, और नीचे पहुंचने में और h गिर गया होगा। अब उस बॉल पे ध्यान देना, जिस वक्त स्टोन यहां पहुंचा है, ये वाली बॉल तो यहां पहुंच चुकी होगी, अब ये वाली बॉल h हाइट गिरने में कितना टाइम लेगी, √2h/g। तो अगर यहां से लेके यहां तक गिरने का टाइम मैं t1 ले लेता हूं, तो t1 की वैल्यू होगी √2h/g। क्या बात समझ में आई? अगर यहां से यहां तक गिरने का टाइम √2h/g है, तो यहां से लेके यहां तक चढ़ने का टाइम भी उतना ही होगा। कैसे पता? कौन सा पॉइंट? 5th पॉइंट। इस बॉल का यहां से ऊपर चढ़ने का टाइम और यहां से नीचे गिरने का टाइम बिल्कुल सेम होगा, यानी कि ये t1 है और ये t2 है, तो t1 = t2। ठीक है, अब मान लो यहां से लेके यहां तक ही गिरना है उसको पूरा, इसको मान लेते हैं t3। t3 कितना है इस बॉल का यहां से लेके यहां तक गिरने का टाइम? √2 × 2h/g, तो √4h/g, ये t3 होगा। ठीक है ना, इस वाले को t3 मान, ये पूरा t3 ले लो, और ये भी t3 होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, बात समझ में आ गई। अब ये देखो, जिस वक्त स्टोन यहां से चलना शुरू किया, बर्ड ने यहां से चलना शुरू किया, और सेम टाइम में दोनों यहां पहुंच गए। t = 0 हुआ, इसने यहां से चलना शुरू किया, बर्ड ने यहां से चलना शुरू किया, दोनों यहां पहुंच गए सेम टाइम में। क्या बात समझ में आई? मान लो वो टाइम कितना है t, तो स्टोन का यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना होगा? t3 + t1। तो ये वाला t कितना आना चाहिए? t3 + t1। क्या बात समझ में आई? आ गई। अब ये देखो, स्टोन इतने टाइम में यहां से यहां पहुंच गया, ठीक, तो मान लो ये वाली डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r है, ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की r है। तो इतने टाइम में बर्ड ने r डिस्टेंस ट्रेवल करी, जितनी देर में स्टोन ने यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। दोनों एक साथ चले हैं ना, तो स्टोन ने तो हॉरिजॉन्टली यहां से यहां पहुंच गया, और बर्ड यहां से यहां पहुंच गई। तो अब स्टोन ने r डिस्टेंस तो t1 + t2 में ट्रेवल की है। स्टोन ने ये वाली डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल की? इतने टाइम प्लस इतना टाइम। तो अगर मैं स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा, u cos थीटा में मल्टीप्लाई करूं t1 + t2 की, वो चीज बराबर होगी अगर बर्ड की वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करूं t1 + t3 की। कुछ समझ में आया क्या? ये भी r है और ये भी r है। ठीक, क्या बात समझ में आ गई? अब तो कुछ नहीं बचा, मुझे u cos θ/u ही तो निकालना था, ये वाला, मुझे ये वाली चीज ही तो निकालनी थी। देखो, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा स्टोन की? u cos θ, और बर्ड की वेलोसिटी हमने यहां पे u मानी है ना, बर्ड की वेलोसिटी, एक्चुअल में मैंने यहां पे v ले ली। बर्ड की वेलोसिटी कितनी है? u, और ये लेनी चाहिए तो मुझे v cos θ। ठीक है, स्टोन की वेलोसिटी तो v cos θ ली जाएगी, तो v cos θ/u = हो गया t1 +
T3 बाई T1 प्लस T2, और ये तो आप तुरंत निकाल सकते हो। T1 प्लस T3 कितना होगा, √2 h/g कॉमन ले लो तो 1 प्लस √2 तो ऊपर आ गया, और T1 प्लस T2 कितना हो गया, 1 प्लस 1, बाकी तो कॉमन ले लिया ना हमने। देखो T3 इज इक्वल टू √2 इंटू T1 है ना, तो T1 ऊपर से कॉमन ले लिया, और ये T2 T1 तो एक ही है, तो कितना हो गया 1 प्लस √2/2, ये आंसर हो जाएगा। और होना भी चाहिए, ये चीज 2.41 होगी और ये 2 होगी, बर्ड की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ये वाली। ठीक, बस आज का लेक्चर यहीं तक। देखो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना, बस इतना था।